बड़े बड़े समीक्षक कह रहे थे भाई 10%, 10 लाख तक की इनकम पर नो टैक्स कर दें, शायद मोदी जी 12 लाख, क्या सोच रही सर इसके पीछे? देखिए, आप भारत की अर्थव्यवस्था को जिस तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत एक अच्छे तरीके से स्टीयर किया है, उसके हिसाब से आज जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें से बहुत कम अर्थव्यवस्था ऐसी है जिसकी सेंट्रल लायबिलिटीज़, जिसकी बैलेंस शीट बहुत अच्छी शेप में है। भारत उसमें से एक है। तो आज प्रधानमंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी ने एक ऐसा बजट पेश किया है जिसमें इन्वेस्टमेंट भी है, प्रोडक्टिविटी पे भी फोकस है, किसानों के लिए भी है, मजदूरों के लिए भी है, आपके युवाओं के लिए भी है, और साथ ही साथ मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ा तोहफा भी है। और उसके साथ रखा हुआ है फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में। यानी ये एक ड्रीम बजट है, एक इस तरह का बजट है जिसमें सबके लिए, सबके लिए देते हुए भी जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आई है। वो इसलिए संभव हो पाया क्योंकि इन 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत डिसिप्लिन के साथ बजट को, इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को मेंटेन किया। सर, ये खास तौर पर जब मैं मिडिल क्लास की पहले बात करूंगा, जो लोगों की बचत होगी, इसका पूरे इकोनॉमी पर किस किस्म का असर पड़ने वाला है? आप देखिए, जो इकोनॉमी के 3 बड़े ड्राइवर्स होते हैं उसमें एक कंजम्पशन एक बहुत बड़ा ड्राइवर है, सेविंग एक बहुत बड़ा ड्राइवर है। तो जब मिडिल क्लास के हाथ में, किसी भी परिवार के हाथ में, आपके मेरे परिवार के हाथ में अगर बचत रहेगी तो बचत होने से बहुत सारी चीज़ें होती है। घर में अपने बच्चों के लिए बेटर फैसिलिटीज़ कर सकते हैं, पढ़ाई पे बेहतर खर्च कर सकते हैं, घर की ईएमआई देने में आसानी होती है, कार की ईएमआई या बाइक की ईएमआई देने में आसानी होती है। तो ये सब चीज़ें जो बहुत एक साधारण तरीके से अगर हम देखें तो इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, और उसका प्रभाव फिर पूरे इकोनॉमी में डिमांड कितनी है। यानी मान लीजिए आज 2 करोड़ लोग ऐसे अगर होते जिनके हाथ में एक्स्ट्रा बचत आती है साल के 1 लाख रुपए की, तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इम्पैक्ट कार के, बाइक के, कपड़ों के, घर में जो बेसिक चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें, उन सब के लिए ज़्यादा खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी। वो क्षमता बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ने से नई इंडस्ट्री आती है, नया इन्वेस्टमेंट आता है, नए इन्वेस्टमेंट के आने से नया रोजगार सृजन होता है। तो ये एक अच्छी साइकिल बन जाती है। मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था कि इस पूरे बजट में जॉब्स जो हैं वो क्या कहीं सारे डिसीजंस में सेंटर में जॉब्स हैं? एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा फोकस है, 10 साल से बहुत बड़ा फोकस है, और इसका बहुत रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया। अगर आप ईपीएफओ के डॉक्यूमेंट्स देखें तो जो नए लोग रजिस्ट्रेशन में करते हैं, यानी फॉर्मल जॉब में आते हैं, और जो लोग छोड़ के जाते हैं, इन सब का अगर नेट करें तो आज करीब हर महीने 12 से 14 लाख के आसपास का हर महीने रोजगार, नया फॉर्मल रोजगार सृजन हो रहा है। इसके अलावा बहुत सारे इनफॉर्मल रोजगार के भी बहुत सारे, और स्वरोजगार के बहुत सारे साधन आए। जैसे पीएम स्वनिधि कार्यक्रम है जिसमें रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 का लोन दिया जाता है, उसके बाद में पहला लोन चुकाने पे 20 का दिया जाता है, दूसरा लोन चुकाने पे 50 का दिया जाता है। तो वो इस तरह की ऐसी कई सारी स्कीमें हैं, मुद्रा स्कीम है, जिसमें कि जो स्वरोजगार के जरिए से, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के जरिए से भी रोजगार क्रिएट किया गया है। और पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो हाईवे, पोर्ट, एयरपोर्ट, ट्रांसमिशन लाइंस, इन सब में जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसके भी बहुत सारे रोजगार के साधन हैं। तो ये एक ऐसा एक माध्यम है जिसमें सभी तरीकों से, इंडस्ट्री से, मैन्युफैक्चरिंग से, कंजम्पशन की ग्रोथ से, सेविंग्स की ग्रोथ से, इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ से, इन सब से रोजगार का सृजन होता है। सर, रोजगार और जॉब्स की जहां तक बात है, नौकरियों की, तो वो आपकी जो मिनिस्ट्री जो खुद आपके पास हैं वो सारी की सारी मतलब जुड़े हुए हैं बड़े रोजगार से। रेलवेज हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, आईटी हुआ। अगर आप अपने इन आपके जो की फोकस एरियाज हैं, इन बजट इन पर क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग अपने आप में बहुत बड़ा रोजगार का साधन है। करीब 25 लाख रोजगार तो आज ही है। लैपटॉप बन रहे हैं, सर्वर्स बन रहे हैं, मोबाइल फ़ोन बन रहे हैं, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का डिवाइसेस बन रहे हैं। और जिस तरह के आज के बजट में रिफॉर्म्स, 3 बड़े रिफॉर्म घोषित हुए हैं, और जिस तरह से कंपोनेंट इकोसिस्टम को लाने की एक व्यवस्था बनी है, उससे आने वाले समय में ये रोजगार डबल होगा, और ये मैन्युफैक्चरिंग जो 105-110 बिलियन डॉलर है वो भी डबल हो जाएगी बहुत जल्दी।
रेलवे में भी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2,52,000 करोड़ रुपए का कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। 100 नई अमृत भारत गाड़ियाँ बनेगी, 50 नई नमो भारत ट्रेन्स बनेगी, 200 नई वंदे भारत ट्रेन्स बनेंगी, 1,000 नए फ्लाईओवर और अंडरपास बनेंगे। इस साल एक बहुत बड़ा माइलस्टोन रेलवे अचीव करेगी, 1.6 बिलियन टन कार्गो ले जाने का माइलस्टोन अचीव करेगी। अगले साल के एंड तक 3 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू का टारगेट अचीव करेगी। तो एक तरीके से, और 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट अचीव करेगी। तो एक तरीके से हर एक चीज़ में, और इसका सीधा साधा परिणाम है अभी एज वी स्पीक करीब 1 लाख के आसपास नौकरियों की वैकेंसी और उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं। एग्जैक्ट नंबर शायद 96,000 होगा, पर करीब करीब 1 लाख रोजगार का अभी रेलवे में चल रहा है सरकार की तरफ से नौकरी। इससे पहले 1.5 लाख लोगों को नौकरी दी गई थी 2 साल पहले। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रोजगार का साधन है और बजट से इसको बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, बहुत बड़ा लाभ होगा। सर, हम लोग बजट से पहले जो चर्चा कर रहे थे एक्सपर्ट्स और समीक्षकों के साथ, सबकी एक वरी थी, वो ये कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जब तक नहीं आएगी तो हम जिस किस्म की ग्रोथ चाहते हैं भारत के लिए 8% प्लस, वो शायद मुमकिन नहीं है। ये कोशिश सरकार की पहले से भी रही है, इसको रोक क्या रहा है और ये बजट जो है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को कैसे बूस्ट करेगा? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है और ज़्यादा चाहिए। अगर आप देखो अपनी इकॉनमी आज 324 लाख करोड़ की है। 324 लाख करोड़ में 30% इन्वेस्टमेंट है। 30% करीब 90 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। सरकार का इन्वेस्टमेंट करीब 15 लाख करोड़ है, तो बाकी का तो सारा प्राइवेट का ही है ना। तो लेकिन इतना सफिशिएंट और भी आना चाहिए, और इसके लिए रिफॉर्म्स आज बजट में बहुत बड़े अनाउंस हुए हैं। रेगुलेटरी रिफॉर्म आपने इकोनॉमिक सर्वे में भी देखा, आज बजट में भी देखा। मैन्युफैक्चरिंग का मिशन आज आपने देखा बजट में। सेक्टर बाय सेक्टर आपने एनालिसिस देखा बजट में। तो इन सब से ये जो रिफॉर्म्स होंगे और जिस तरह से एक तरीके से एक ऐसा वातावरण क्रिएट हो जिससे कि दुनिया भर से लोग भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेके आए, तो उससे रोजगार और इन्वेस्टमेंट दोनों बहुत बढ़ेंगे। जी सर, मैं एक दो आप पॉलिटिकल कमेंट्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। जैसे राहुल गांधी ने ये कहा कि ये बैंक्रप्सी ऑफ आइडियाज़ है इस सरकार की, घाव है गोली का और इलाज कर रहे हैं बैंडेड से। देखिए, आज जिस तरह का ड्रीम बजट आज पेश किया गया है, आप किसी भी सेक्टर में किसी भी एक्सपर्ट से बात कर लीजिए, आप उन एक्सपर्ट्स की बात को देखेंगे, सुनेंगे, तो आपको ध्यान में आएगा कि कितना सोचे समझे तरीके से, कितने अच्छे तरीके से, किस तरह से सबको समावेश में लेते हुए बजट बनाए। तो ऐसे में विपक्ष का स्वाभाविक है, उनके पास कुछ करने के लिए कुछ नहीं है, कहने के लिए कुछ नहीं है, तो वो इस तरह की बातें ही करेंगे। उनका एक क्रिटिसिज्म और है, वो कह रहे हैं ये पॉलिटिकल बजट है। देखिए, बिहार का नाम 4 बार लिया वित्त मंत्री ने। बजट भारत सरकार का था या बिहार सरकार का था, ये कांग्रेस के सांसद ने पूछा, मनीष तिवारी जी ने। और दिल्ली का चुनाव है, इसीलिए मिडिल क्लास के लिए इतनी बड़ी घोषणा कर दी, ये भी कह रहे हैं। पूर्वोदय बहुत बड़ा, देखिए पूर्वोदय भारत में, पूर्वोदय की ग्रोथ से ही भारत की ग्रोथ है, ये बहुत बड़ा मिशन है। तो पूर्वोदय के इस मिशन में आज उड़ीसा में 73,000 करोड़ रुपीस के रेलवे के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। बिहार में, वेस्ट बंगाल में, हर एक जगह, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, सब जगह बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं हर एक सेक्टर के। लेकिन ऐसा नहीं कि दूसरे सेक्टर में, दूसरी स्टेट को कोई निगलेक्ट किया गया है। महाराष्ट्र में 1,70,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। आपके तमिलनाडु से लेके जम्मू कश्मीर तक ले लो आप, सब हर प्रदेश में नए प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। हाईवे हो, रेलवे हो, पोर्ट्स हो, ट्रांसमिशन लाइन्स हो, सब प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। तो देखिए, ये मोदी जी का बहुत स्पष्ट है, सबका साथ सबका विकास। आप उसी भावना के साथ इसको देखिए। ये पॉलिटिकल बजट नहीं है जैसा विपक्ष कह रहा है। आप देखिए, इसमें इकोनॉमी भी है, पॉलिटिकल इकोनॉमी और पॉलिटिक्स को आप कहीं पर भी दुनिया में अलग से नहीं देखा जाता है। और मेरे ख्याल से विपक्ष के माननीय सांसद जी भी बहुत समझदार व्यक्ति हैं। वो भी जानते हैं कि पॉलिटिकल इकोनॉमी अपने आप में एक सब्जेक्ट होता है, और जो इकोनॉमी के डिसीजंस लिए जाते हैं उसका प्रभाव जनता पे पड़ता ही है। इसमें नया क्या है। जी, अश्विनी वैष्णव, बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए। आपने बताया बजट का थ्रस्ट कहाँ है, बजट से नौकरियों का सृजन, रोजगार का सृजन कैसे होने वाला है, देश में इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ने वाला है, आपकी बचत कैसे होने वाली है और देश की इकोनॉमी कैसे ग्रो करने वाली है।